कार्तिक की राय में उसका जो वजन है वो 55 किलो से तो क्या है ज़्यादा है, लेकिन 62 किलो से कम है। और उसके पिता बोलते हैं, मतलब कार्तिक के तब पिता बोलते हैं कि जो कार्तिक का वजन है वो 50 किलो से ज़्यादा है, लेकिन 60 किलो से जो है वो कम है। उसकी बहन का विचार है कि उसका वजन 58 किलो से अधिक नहीं हो सकता। इस पॉइंट का काफ़ी ज़्यादा महत्व है, इसको समझते हैं कैसे। तो यदि सभी अनुमान में अपने अनुमान में सही है तो कार्तिक के विभिन्न संभावित भारों का औसत क्या है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, देखिए। अब कार्तिक की राय में उसका जो वजन है वो 55 किलो से तो ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन 62 किलो से कम है, ठीक है। और उसके पिता की राय में उसका वजन जो है वो 50 किलो से ज़्यादा है, लेकिन 60 किलो से कम है। और उसकी बहन के हिसाब से उसका वजन 58 किलो से ज़्यादा नहीं हो सकता, मतलब 58 किलो तो हो सकता है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि उसकी बहन के हिसाब से उसका वजन 59 नहीं हो सकता, 60 नहीं हो सकता, 61 नहीं हो सकता और 62 नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अगर पहली कंडीशन के हिसाब से देखें कार्तिक के हिसाब से, तो उसका वजन कितना हो सकता है, 56 हो सकता है, 57 हो सकता है, 58 हो सकता है, और भाई 58 तक ही हो सकता है, 59 नहीं हो सकता। अगर 59 ले लेंगे तो उसकी बहन के हिसाब से उसकी कंडीशन क्या है, गलत हो जाएगी। तो 58 तक तो हो सकता है। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है उसके पिता के हिसाब से कि उसका वजन 50 किलो से ज़्यादा है, लेकिन 60 किलो से कम है। अब हम 59 ले नहीं सकते इसमें, और कार्तिक बोल रहा है कि उसका वजन 55 किलो से ज़्यादा है। तो मतलब इसके हिसाब से हम क्या नहीं ले सकते, ना हम 51 ले सकते हैं, ना 52 ले सकते हैं, ना 53 ले सकते हैं, ना 54 ले सकते हैं, ना 55 ना ही ले सकते हो। आप 55 तक नहीं ले सकते हो क्योंकि उसका वजन 55 किलो से ज़्यादा है कार्तिक के हिसाब से। तो बचा क्या फाइनली हमारे पास क्या बचा, 56, 57, 58। तो अब आपको पता है कि उसका वजन क्या हो सकता है, उसकी बहन के हिसाब से उसका वजन 58 किलो है, तो तीन ही तो संख्या बची ना। तो तीनों का औसत निकालना है। और जब आपको पता है कि अगर तीन कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, मतलब ये ऐसे नंबर है जो क्रमागत है, तो जो बीच की संख्या होगी वही उसका एवरेज होता है। तो यहाँ पर 57 क्या है, उसका एवरेज हो जाएगा। दैट्स इट। तो पूरा कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया। इस प्रकार के क्वेश्चन अगली बार से आप किस प्रकार से सॉल्व करोगे। यदि लैपटॉप का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 15% अधिक है और दुकानदार लैपटॉप के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, 10% की छूट देता है तभी तो सेलिंग प्राइस आएगा, तो लैपटॉप का परसेंटेज लाभ बताइए। अब इस पाई चार्ट में क्या दे रखा है, ये अंकित मूल्य दे रखे हैं सारे, ठीक है। तो अगर इस पाई चार्ट का हम यूज ना करें और अपना आंसर ले आएँ तो कैसा रहेगा, देखिए इसकी ट्रिक क्या है। भाई पूरा क्वेश्चन ही अपना परसेंटेज में गिवन है, तो हमें कोई भी संख्या मानने की जरूरत है ही नहीं। कैसे निकालेंगे, यदि लैपटॉप का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 15% अधिक है, तो यहाँ सीपी मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं मार्केट प्राइस, और ये मान लेते हैं एसपी। तो सीपी जो है वो हम 100 मान लेते हैं, तो मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, 15% अधिक है एम मार्केट प्राइस, तो 115 हो जाएगा। अब बोला जा रहा है कि वो 15% की 10% की छूट देता है किस पर, मार्केट प्राइस पर, तभी तो एसपी आएगा। तो यहाँ से अगर देखिए ये इसका प्लस के 15% अधिक है और यहाँ पर देता है वो छूट माइनस के 10% की, तो ये 10% का मतलब क्या है, 11.5। अब 115 में से अगर 11.5 घटाएं तो कितना बचेगा, 103.5%। तो हमें निकालना है क्या, प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए लाभ का प्रतिशत निकालना है, तो भाई सीपी ये है और एसपी ये है, तो सीपी 100 है और एसपी कितना है 103.5, तो आपको 3.5 का प्रॉफिट हुआ कितने पर, 100 पर। दैट्स इट। तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 3.5%। तो हमने इस पाई चार्ट का यूज भी नहीं किया और हमारा आंसर भी आ गया। ऐसा आप कब कर सकते हैं, ऐसा आप सिर्फ एक ही कंडीशन में कर सकते हैं, जब पूरा क्वेश्चन आपका परसेंटेज में गिवन हो और आपसे कोई भी वैल्यू पूछी नहीं जाए, सिर्फ परसेंटेज पूछा जाए। एक मिश्रण में 40 लीटर में 17.3 के रेशियो में दूध और पानी है। इसमें कुछ और दूध मिलाने के बाद परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 7:1 हो जाता है। तो इसमें मिलाए गए दूध की मात्रा कितनी है, मतलब बाद में हमने कितना दूध मिलाया उसकी मात्रा बतानी है बेसिकली। तो ये 40 लीटर है, इसमें अगर हमें एक की वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, एक की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, 40 और ये पूरा कितना रेशियो में, ये 40 पूरी वैल्यू है और ये रेशियो में है, तो ये 20 आ जाएगा। तो एक की वैल्यू आ गई 2। इसका मतलब है 17 दूनी 34 लीटर आपका मिल्क है, और ये 3 दूनी 6 लीटर आपका क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा।
ठीक है। अब बोला जा रहा है कि 34 में अगर हम x लीटर और दूध मिला दें तो 6 लीटर तो अपना पानी है और इनका जो रेशियो 7:1 हो जाता है। तो 7×42 हो जाएगा। तो x में x तो यहाँ पर बराबर 1 आएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, अगर 7×42 में से 34 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 लीटर। मतलब आपने बाद में उसमें कितना मिल्क मिलाया है, 8 लीटर। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट। चावल की कीमत में 20% की कमी एक ग्राहक को 8,000 रुपये में 125 किलोग्राम अधिक खरीदने हेतु सक्षम बनाती है। तो चावल का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। देखिए कितना इजी वे में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कीमत की बात करते हैं भाई। कीमत में 20% की कमी आ गई। 20% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/5। मतलब पहले आपकी जो कीमत थी वो 5 रुपये प्रति केजी थी और अब आ गई है 1 की कमी आ गई, ये कमी है। तो 5 में से जाएगा 4 बचेगा। अब आपकी जो कीमत है वो 4 रुपये प्रति केजी की है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, ये तो हमारी कीमत की मात्रा है, कीमत है, और मात्रा क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो मात्रा कितनी होगी, अगर ये कीमत का रेशियो है तो मात्रा का रेशियो होगा 4:5। दैट्स इट। तो मात्रा का अंतर हमें दिया रखा है 125 किलोग्राम, कि पहले भाई आप कितनी खरीदते थे, पहले आप 4 खरीदते थे, अब आप 5 खरीद रहे हो। तो 1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 125 के। तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 125 को कितना हो जाएगा, 500। और अगर आप गौर से देखो तो प्रारंभिक मूल्य हमें बताना है। जब प्रारंभिक मात्रा हमारे पास आ चुकी है तो हम इससे प्रारंभिक मूल्य नहीं निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो अब आप ये बताइए कि 8,000 रुपये में आप पहले 500 किलो कोई चीज़ खरीदते, तो बताइए 1 केजी का मूल्य कितना होगा, 16×5 = 80। ठीक है, यही आपका आंसर है। 16 रुपये प्रति किलो में आप पहले चीज़ खरीदते थे।